बैंक में ना एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसे सीईओ भी अपनी मर्जी से प्रेशर नहीं कर सकता। ना उसे सेल टारगेट दिया जा सकता है, ना बिजनेस वर्टिकल उसे कंट्रोल कर सकता है, ना लोन सैंक्शन कमेटी उसे वोटिंग मेंबर बना सकती है। और अगर उसे फिक्स्ड टेन्योर से पहले रिमूव करना है तो सीईओ की मर्जी काफी नहीं होती, बोर्ड का एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल भी चाहिए। और इस ऑफिसर का नाम है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि सीसीयू। लेकिन सीसीओ की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंप्लायंस का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। बैंकिंग में कंप्लायंस एक प्रॉपर रिस्क है, बिल्कुल क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क की तरह। कंप्लायंस रिस्क का मतलब है लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन का रिस्क, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस का रिस्क या रेपुटेशन लॉस का रिस्क, जो बैंक को तब फेस करना पड़ता है जब बैंक एप्लीकेबल लॉस, रेगुलेशंस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता। एग्जाम के लिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से बन सकते हैं। अब समझो सीसीओ इतना पावरफुल कैसे बना। देखो, इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी 1992 से। 1992 में घोष कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद बैंक्स में कंप्लायंस प्रोसेसेस का स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हुआ। फिर 2007 में आरबीआई ने कंप्लायंस फंक्शन पर डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की, जिसमें कंप्लायंस रिस्क को एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। और 2015 में आरबीआई ने कंप्लायंस रिव्यू, कंप्लायंस टेस्टिंग और रिस्क बेस्ड सुपरविजन के एंगल को और स्ट्रेंथन अप किया। लेकिन सीसीओ के लिए रियल गेम चेंजर आया 11 सितंबर 2020 को। 2020 से पहले बैंक्स में सीसीओ अपॉइंटमेंट के प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म नहीं थे। कहीं रैंक अलग, कहीं रिपोर्टिंग लाइन अलग, कहीं इंडिपेंडेंस का लेवल अलग। लेकिन 2020 में आरबीआई ने क्लियर फ्रेमवर्क इशू किया ताकि बैंक्स में कंप्लायंस फंक्शन इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म हो। अब एग्जाम्स के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स को ध्यान से सुनो। पहला है रैंक। सीसीओ बैंक का सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, प्रेफरेबली जनरल मैनेजर या इक्विवेलेंट रैंक में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सीसीओ सीईओ से 2 लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। एग्जाम लैंग्वेज में याद रखो, नॉट बिलो 2 लेवल्स ऑफ द सीईओ। दूसरा है टेन्योर। सीसीओ का जो मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर होगा वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 3 साल का फिक्स्ड टेन्योर होगा। अगर बैंक उसे टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ट्रांसफर या रिमूव करना चाहता है तो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही कर सकता है, और उसके लिए बोर्ड का एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। तीसरा है एज। सीसीओ की एज अपॉइंटमेंट के टाइम जनरली नॉट मोर देन 55 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरबीआई की क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर पर्सन 55 ईयर्स कंप्लीट करने से पहले से कंप्लायंस फंक्शन के साथ कंटिन्यूसली एसोसिएटेड है तो एज कंडीशन को कंटिन्यूस एसोसिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट से इवेल्युएट किया जा सकता है। एग्जाम के लिए सिंपल याद रखो, नॉट मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज। एंड फोर्थ है एक्सपीरियंस। सीसीओ के पास बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में कम से कम 15 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन 15 सालों में मिनिमम 5 ईयर्स ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस, लीगल या रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आरबीआई के क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस में बिजनेस लाइंस के कंट्रोल फंक्शंस का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी इंक्लूड हो सकता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अपॉइंटमेंट के टाइम कैंडिडेट से कोई विजिलेंस केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही आरबीआई की कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन भी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए उस एम्प्लॉय के लिए। अब इन सब रूल्स को रियल रीजन समझो। मेन है इंडिपेंडेंस। आरबीआई चाहता है कि सीसीओ सिर्फ एक डेजिग्नेशन ना हो बल्कि बैंक का इंडिपेंडेंट कंप्लायंस रिस्क गार्डियन हो। इसलिए सीसीओ को बिजनेस टारगेट नहीं दिया जा सकता, सीसीओ का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिजनेस वर्टिकल्स के साथ नहीं हो सकता, और सीसीओ का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोर्ड या ऑडिट जो कमेटी है बोर्ड के रिव्यू के अंडर आता है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज नो डुअल हेडिंग फॉर द सीसीओ। डुअल हेडिंग का मतलब होता है एक ही ऑफिसर को दो ऐसे रोल्स दे देना जहां कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। आरबीआई ने क्लियर बोला है कि
सीसीओ को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड रोल से रिलेटेड। इसका मतलब है सीसीओ को सेल्स, बिजनेस ग्रोथ, लोन सोर्सिंग, सैंक्शनिंग या टारगेट बेस्ड जो रोल है वो नहीं दिए जा सकते। लेकिन हाँ, एक लिमिटेड एक्सेप्शन है। अगर कोई रोल डायरेक्ट कंफ्लिक्ट नहीं करता, जैसे मान लो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर का रोल हो, तो सीसीओ को वो रोल परफॉर्म करने दिया जा सकता है। लेकिन ये भी बैंक के साइज, कंप्लेक्सिटी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब कमेटी वाला पॉइंट समझो। सीसीओ किसी ऐसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता जहां उसकी कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफ्लिक्ट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझो, परचेज कमेटी या सैंक्शन कमेटी, अगर सीसीओ को किसी कमेटी में इंक्लूड भी किया जाता है तो उसका रोल एडवाइजरी का रोल हो सकता है, डिसीजन मेकिंग या वोटिंग का रोल नहीं हो सकता। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पॉइंट दैट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग लाइन। सीसीओ डायरेक्टली एमडी और सीईओ को रिपोर्ट कर सकता है, और वो बोर्ड ऑफ या फिर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड जो है उनको भी रिपोर्ट दे सकता है। लेकिन अगर सीसीओ एमडी एंड सीईओ को रिपोर्ट करता है तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को सीसीओ से हर क्वार्टर 1-to-1 बेसिस पर मिलना मैंडेटरी होगा, और ये मीटिंग सीनियर मैनेजमेंट के बिना होगी। इवन एमडी और सीईओ भी उस मीटिंग में नहीं होंगे। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। अगर सीसीओ को लगता है कि बैंक में कंप्लायंस ब्रीच हो रहा है, रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर मैनेजमेंट कंप्लायंस रिस्क को सुप्रेस कर रहा है, तो सीसीओ डायरेक्टली बोर्ड या ऑडिट कमेटी तक इश्यू लेके जा सकता है। इसकी वजह है कि सीसीओ को बिजनेस प्रेशर से इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। इसी वजह से सीईओ उसे टारगेट नहीं दे सकता, और इसी वजह से बिजनेस वर्टिकल उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसी वजह से सीसीओ बैंक और रेगुलेटर के बीच का नोडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन जाता है। सीसीओ और कंप्लायंस फंक्शन के ड्यूटीज भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सीसीओ बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को रेगुलेशंस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, सुपरवाइजरी डेवलपमेंट्स के बारे में अप्रेज करता है, राइट, उनके बारे में बताता है। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर कंडक्ट किया जाना चाहिए, मैंडेटरी है। एंड रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान बनाया जाता है। मेजर जो कंप्लायंस रिस्क ऑब्जर्वेशंस हैं वो बोर्ड, ऑडिट कमेटी या एमडी एंड सीईओ को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किए जाते हैं। कंप्लायंस फेलियर्स और ब्रीचेस periodically बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट किए जाते हैं। एंड साथ ही साथ जो सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशंस का टाइम बाउंड एंड जो सस्टेनेबल कंप्लायंस इंश्योरेंस है वो भी किया जाना चाहिए। अब दो और नंबर्स को याद रखो। कंप्लायंस पॉलिसी बोर्ड अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो भी पॉलिसी होगी वो बोर्ड अप्रूव्ड होगी, कंप्लायंस पॉलिसी होगी। एंड इस पॉलिसी का रिव्यू कम से कम साल में एक बार तो होना ही चाहिए। कंप्लायंस फंक्शन का क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए, और इस प्रोग्राम का इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यू भी होगा, कम से कम 3 साल में एक बार होना चाहिए। अब लेटेस्ट एग्जाम के एंगल से समझो, दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंप्लायंस मॉनिटरिंग। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को इंटरनल कंप्लायंस मॉनिटरिंग फंक्शन को टेक्नोलॉजी से स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक सर्कुलर इशू किया। आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि कई रेगुलेटेड एंटिटीज कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए अभी भी मैनुअल इंटरवेंशन, स्प्रेडशीट्स या फिर पार्शियल ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रही थी। तो इसलिए आरबीआई ने कहा कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड और एंटरप्राइज वाइड वर्कफ्लो बेस्ड जो टूल्स है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे टूल्स बेसिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे और मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। नॉन कंप्लायंस इश्यूज को एस्केलेट करना मैंडेटरी है। अगर डिले या फिर डिविएशन होता है तो कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जो होगा वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और इस रिक्वायरमेंट के लिए जो इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन थी वो 30 जून 2024 की थी। तो अगर मैं अभी लेटेस्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर फ्यूचर रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये सब चीजें अब एप्लीकेबल हो चुकी हैं, और आरबीआई साइड से भी सुपरविजन डिजिटल हो चुका है। आरबीआई ने दक्ष को लॉन्च किया है, DAKCH, यानी कि दक्ष को लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। दक्ष एक वेब बेस्ड एंड टू एंड फ्लो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज्ड एंटिटीज की
कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा फोकस मैनर में मॉनिटर करता है और इस प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सभी चीजों को जांचा जा सकता है और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसे जो सुपरवाइजरी प्रोसेसेस है और ज्यादा इससे स्ट्रेंथन होते हैं। तो एग्जाम में सीसीओ का क्वेश्चन आए तो सीसीओ सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, सीसीओ बैंक का इंडिपेंडेंट कंप्लायंस रिस्क गार्डियन है। उसकी रैंक प्रोटेक्टेड है, उसका टेन्योर प्रोटेक्टेड है, उसकी रिपोर्टिंग लाइंस प्रोटेक्टेड है, उसकी बोर्ड एक्सेस प्रोटेक्टेड है और उसकी इंडिपेंडेंस भी प्रोटेक्टेड है। तो फाइनल आपको ये चीज को याद में रखना है कि सीईओ से 2 लेवल से ज्यादा नीचे नहीं हो सकता, मिनिमम 3 साल का फिक्स्ड टेन्योर होगा, एज 55 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम 15 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 5 साल का ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस, रिस्क या फिर लीगल से रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, कोई विजिलेंस केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई आरबीआई का एडवर्स ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस टारगेट नहीं दे सकते, डुअल हेडिंग नहीं की जा सकती। अगर एमडी एंड सीईओ को रिपोर्ट करना है तो ऑडिट कमेटी के साथ क्वार्टरली बेसिस पर 1-to-1 रिपोर्टिंग होगी, मीटिंग होगी जिसमें सीनियर मैनेजमेंट भी शामिल नहीं होंगे, एमडी सीईओ भी शामिल नहीं होंगे। और कंप्लायंस पॉलिसी रिव्यू साल में एक बार होता है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिव्यू 3 साल में एक बार होता है। और लेटेस्ट पॉइंट याद रखो, एंटरप्राइज वाइड जो वर्कफ्लो बेस्ड टेक्नोलॉजी टूल है वो आरबीआई का दक्ष प्लेटफॉर्म है। सीसीओ कंप्लायंस फ्रेमवर्क का कोर बन चुका है, लेकिन कंप्लायंस का सबसे प्रैक्टिकल वेपन है केवाईसी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर करना कि अगर आपको कंप्लायंस से रिलेटेड पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट iibf.store के ऊपर अवेलेबल है, सभी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर सभी आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लें।